हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग स्पेशल में बिहार भूगोल में इंटर कर चुके थे। इससे पहले हमने बिहार का सामान्य परिचय और बिहार का इतिहास पूरी तरीके से समाप्त कर लिया है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर वॉच करें। इसी के अंतर्गत हम लोगों ने बिहार के भूगोल में एंट्री कर ली थी और ये सारा कंटेंट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे बिहार की जलवायु के बारे में। तो ये देखिए, जो बिहार की जलवायु, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। और हम लोग ये सारा कंटेंट कर चुके थे, जिसमें आज हम लोग करेंगे बिहार में सामान्यतः ऋतुएं कितनी होती हैं। ठीक है, यहाँ से शुरू करने वाले हैं। तो चलिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए देखते हैं सेशन आज का। देखिए, बिहार में सामान्यतः 3 ऋतुएँ हैं। ठीक है, सामान्यतः 3 ऋतुएँ पाई जाती हैं बिहार में, और वैसे भी देखा जाए तो 3 ही ऋतुएँ, ठीक है, मेन है। अब देखिए, जैसे कि हम लोग देखेंगे, पहली ऋतु जो है ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, ये बिहार से रिलेटेड रहने वाला है, बिहार से जानकारी इसमें रहेगी। ग्रीष्म ऋतु जो है, जब सूर्य के उत्तरायण की स्थिति होती है तब तापमान में वृद्धि से वायु दाब में कमी आने लगती है। ठीक है, मार्च से जून, मध्य जून की स्थिति होती है। इस मौसम में पश्चिमी और मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलती हैं, जिन्हें लू कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, इस मौसम में तापमान लगभग 32 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे गर्म स्थान गया है, जो कि 47 डिग्री तक पहुंच जाता है तापमान यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट क्या कह रहा है। मानसून आने से पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है, जिसे नार्वेस्टर या काल वैशाखी कहते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी बिहार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह कंटेंट आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि हर एग्जाम में बिहार स्पेशल क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल यह है स्टैटिक पोर्शन है, कभी भी चेंज नहीं होता, बहुत ही रेयर चेंजेज आते हैं, नहीं तो सारा कंटेंट यही रहता है। तो आप किसी भी एग्जाम के लिए किसी भी टाइम इसको पढ़ सकते हैं। तो देखेंगे हम लोग वर्षा ऋतु के बारे में, बिहार में वर्षा ऋतु की क्या स्थिति रहती है। देखिए, जून मध्य से लेकर अक्टूबर मध्य तक के बीच के समय को बिहार में वर्षा ऋतु के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जून मध्य से अक्टूबर मध्य तक वहाँ पे वर्षा ऋतु माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में मानसून का प्रवेश मध्य जून में होता है। बिहार में जुलाई एवं अगस्त में अधिक वर्षा होती है। ठीक है, आगे देखेंगे, बिहार में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। सर्वाधिक वर्षा किशनगंज 205 सेंटीमीटर किशनगंज जिले में होती है। सबसे कम वर्षा औरंगाबाद में, यानी कि 101 सेंटीमीटर, यानी कि औसतन जो वर्षा है तभी 112 सेंटीमीटर बताया गया है, यानी कि बिहार में बारिश अच्छी खासी होती है। ठीक है, आगे देखेंगे, बिहार में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, बिहार में उत्तरी भाग अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जिसके कारण उत्तरी बिहार बाढ़ से, दक्षिणी बिहार का कुछ भाग सूखा से प्रभावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, शीत ऋतु, इसका काल मध्य अक्टूबर से फरवरी तक माह तक होता है। ठीक है, मानसून लौटने के साथ बिहार में शीत ऋतु आरंभ हो जाती है, यानी कि जो मानसून जब लौटता है तो बारिश लास्ट होते होते फिर सर्दी भी स्टार्ट हो जाती है अक्टूबर नवंबर में। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में दिसंबर जनवरी माह में सर्वाधिक ठंडक होती है। सर्वाधिक ठंडा जिला जो है गया है। अब देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि जो सर्वाधिक ठंडा जिला है ये गया है, और सर्वाधिक जो गर्म जिला था, ये देखो, सर्वाधिक गर्म जिला भी गया है, 47 डिग्री तक पहुंच जाता तापमान, और सबसे ठंडा जिला भी गया है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। दिसंबर जनवरी माह में भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण चक्रवात के कारण पश्चिमी एवं मध्य बिहार में हल्की वर्षा होती है। ठीक है, ये वर्षा रबी फसल के लिए लाभदायक होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अत्यधिक ठंड बिहार में रबी फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। आगे देखेंगे, बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र। तो बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, पहला पॉइंट है,
देखिए बिहार का कृषि जलवायु क्षेत्र का यह मैप है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यह 3 जोन में डिवाइडेड है। वैसे तो तीसरा जोन जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ए और बी में, ठीक है। जिसमें जोन 1 इधर दिया गया है देखिए, और जोन 2 ये क्षेत्र है, और जोन 3 में 2 पार्ट हैं, ठीक है। एक ये हो गया और एक ये हो गया, ओके। चलिए तो हम लोग देखेंगे बिहार में कृषि की दशाओं एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 वर्गों में बांटा गया है। दक्षिणी बिहार के तीसरे वर्ग को 2 उपवर्गों में भी विभाजित किया गया है, जैसा कि आप लोग मैप में देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस मैप का। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे, अब देखेंगे इसके बारे में डिटेल में कि जोन 1 में कौन से ज़िले आते हैं, ठीक है। ये देखेंगे जोन 1, जोन 2 और जोन 3 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो हम लोग देखेंगे तो जोन 1 में इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें 13 ज़िले आते हैं और जोन 2 में 8 ज़िले आते हैं, जोन 3rd ए में 6 और 3rd बी में 11 ज़िले आते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं पहले जोन में कौन कौन से ज़िले हैं। देखिए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय। आगे देखेंगे सेकंड जोन में कौन कौन से हैं। 8 डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें। तो इसमें हैं सुपौल डिस्ट्रिक्ट, अररिया, किशनगंज, सहरसा, कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा, यह ज़िले हैं। अब देखेंगे जोन 3rd में जो है 6 ज़िले कौन से हैं 3rd ए में। तो भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जोन 3rd में कौन से ज़िले हैं। 11 ज़िले हैं। तो आपका है बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और नवादा, यह 11 डिस्ट्रिक्ट जोन 3rd बी में है। आगे देखेंगे विभिन्न जलवायु क्षेत्र की विशेषताओं को निम्नलिखित सारणी में देखा जा सकता है, ठीक है। तो जोन 1, जोन 2 और जोन 3rd में विभिन्न जलवायु जो विशेषताएं पाई जाती हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका सीधे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए देखते हैं कृषि जलवायु क्षेत्र और उसकी विशेषता जानेंगे हम लोग हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको कंटेंट कराया जाता है बिना टाइम वेस्ट किए। टेलीग्राम ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन कर ले, वहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर कर दी जाती है, ठीक है। अपडेट्स बहुत ही जो महत्वपूर्ण होती है वो वहाँ पे शेयर कर दी जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट PDF भी है वहाँ पे समय समय पर भेजी जाती हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहें, ठीक है। चलिए देखते हैं जोन 1 और बिहार के एग्ज़ाम के लिए GK GS की जो श्रृंखला है बहुत ही बेहतरीन पड़ी हुई है, जो कि सफलता सीरीज नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। आप लोग उसको जाके ज़रूर देखें। जो लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट कवर कराया जा रहा है। तो देख सकते हैं इस चैनल में आप 1 मिनट का समय निकाल के प्लेलिस्ट ज़रूर देखा करें, ताकि आपके हेल्पफुल जो वीडियो हो वो वहाँ पर पड़े हुए हैं, आप लोग उससे पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जोन 1, जोन 1 जो है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र कहलाता है। जोन 1 देखिए विशेषता क्या है। इस क्षेत्र में औसत वर्षा 104 से 145 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ खादर मिट्टी की प्रधानता है। इसमें मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं। गन्ना, गेहूँ, धान, अरहर, मक्का आदि, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जोन 2 यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र। देखिए इस क्षेत्र में औसत वर्षा 120 से 140 सेंटीमीटर तक होती है। इसमें जो मुख्य फसलें हैं देखिए जूट, धान, चाय, मक्का आदि फसलें होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे जोन 3 जो है दक्षिणी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में वर्षा 95 से लेके 115 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ बांगर मिट्टी की प्रधानता है, ठीक है। यहाँ की मुख्य फसलें जो हैं गेहूँ, दाल, चना और अरहर हैं, ओके। चलिए अब हम लोग देखेंगे बिहार का अपवाह तंत्र यानी नदी तंत्र, ठीक है। बिहार की नदियाँ के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए बिहार की नदियाँ हैं, इस मैप का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ये बिहार की नदियाँ हैं।
कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं बिहार में, सब इसमें दिया है। ठीक है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए, और कौन कौन सी नदियाँ आके गंगा नदी में देखो मिलती हैं। देखिए सारी नदियाँ गंगा नदी में जाके मिलती हैं। ठीक, गंगा की सहायक नदियाँ हैं सभी। तो देख सकते हैं कितना हेल्पफुल ये मैप है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ये सब दिया गया है इसमें नीचे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखिए ये सारा कंटेंट अभी हम लोग कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिहार में नदियों का अपवाह तंत्र, बिहार का अपवाह तंत्र। तो बिहार का अपवाह तंत्र हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, बहुत से लोग हैं वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, ना ही शेयर करते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आपको वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो इतना काम तो आप लोग कर ही सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे बिहार का अपवाह तंत्र, जिसमें बिहार की नदियों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखते हैं, पहला पॉइंट है, बिहार अपवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यहाँ नदियों एवं उनकी सहायक नदियों का विस्तृत जाल है। ठीक है, नदियों एवं उनकी जो सहायक नदियों के हिसाब से एक जाल सा बना हुआ है। नेक्स्ट देंगे, अपवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं हम लोग देख सकते हैं। एक तो है आपकी हिमालयी नदियाँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हिमालयी नदियाँ, और दूसरा है पठारी नदियाँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। देखिए अब हम लोग हिमालयी नदियाँ और पठारी नदियों के बारे में देखेंगे। तो देखेंगे, पहला पॉइंट है, ये सदा नीरा या वर्ष भर जल प्रवाह वाली नदियाँ हैं। ठीक है, और पठारी नदियाँ हैं, ये वर्षा आधारित नदियाँ हैं, यानी साल भर प्रवाहित नहीं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए दूसरा, ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। पठारी नदियाँ जो है ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। हिमालयी नदियों का अगला पॉइंट है, ये नदियाँ पूर्ववर्ती होती हैं। ठीक है, और पठारी नदियाँ जो होती हैं ये नदियाँ अनुवर्ती होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, हिमालयी नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं, जबकि पठारी नदियाँ छोटा डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, हिमालयी नदियाँ बाल्य अवस्था में रहती हैं, जबकि पठारी नदियाँ प्रौढ़ अवस्था में रहती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, हिमालयी नदियाँ मार्ग परिवर्तन एवं गोखुर झील बनाने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, और पठारी नदियाँ सीधी गमन करने वाली नदियाँ हैं, सीधे सीधे चलती हैं। ठीक है, पठारी नदियाँ। आगे देखेंगे, हिमालयी नदियाँ अत्यधिक जल संग्रहण के कारण बाढ़ का कारण बनती हैं, और पठारी नदियाँ बाढ़ की संभावना कम रहती है पठारी नदियों से। अब देखते हैं हिमालयी नदियाँ कौन कौन सी हैं और पठारी नदियाँ कौन कौन सी। तो हिमालयी नदियाँ हैं गंगा, गंडक, कोसी, महानदी, बागमती आदि, है ना, ये मेन नदियाँ हैं। पठारी नदियाँ जो मेन मेन हैं, देखिए सोन नदी हो गई, पुनपुन हो गई, फल्गु हो गई, और अजय नदी, यह नदियाँ पठारी हैं। तो ये देख सकते हैं, ये नदियों का मैप है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से इसमें सारी नदियाँ आके देखिए मिली हुई हैं। हाँ? ये देख सकते हैं, कोसी नदी जो है ये आपकी नेपाल से आती है, इसको बिहार का शोक भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नदियों के बारे में इस जो डाटा दिया गया इससे बहुत ही अच्छे तरीके से जानेंगे, जो भी बिहार की नदियाँ हैं। तो देखेंगे नदी और उसका उद्गम स्थान और संगम या मुहाना उसका देखेंगे, और बिहार में उसकी लंबाई जानेंगे, कितनी लंबाई है बिहार क्षेत्र में। देखेंगे, गंगा नदी जो है उद्गम होती है गंगोत्री उत्तराखंड से। बंगाल की खाड़ी जो है इनका मुहाना है, यहीं पे जाके गिरती है। ठीक है, बिहार में लंबाई जो है यह 445 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है घाघरा। ठीक है, घाघरा का उद्गम जो है तिब्बत है। ठीक है, घाघरा का उद्गम जो है तिब्बत है। आगे देखेंगे, और इसका जो मुहाना है यह है गंगा सारण। ठीक है, सारण में है। इसकी लंबाई जो है बिहार में 83 किलोमीटर है। आगे देखेंगे हम लोग गंडक नदी। गंडक नदी का जो उद्गम है यह नेपाल है। ठीक है, इसका जो मुहाना है, ठीक है, इसका जो मुहाना है यह गंगा सोनपुर क्षेत्र है। ठीक है, आगे देखेंगे, इसकी जो बिहार में लंबाई है 260 किलोमीटर लंबाई है बिहार में। आगे देखेंगे बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक जो है आपकी सोमेश्वर पहाड़ी से उद्गम होती हैं, और इनका जो मुहाना है यह गंगा खगड़िया जहाँ पे वहाँ पे जाके गिरती हैं। ठीक है, गंगा नदी से मिल जाती है।
आगे देखेंगे बिहार में इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। आगे देखेंगे बागमती नदी। बागमती नदी जो है इसका उद्गम जो है महाभारत श्रेणी से है, नेपाल में जो की है। इसका जो मुहाना है ये कोसी नदी में जाके मिल जाती है। इसकी लंबाई बिहार में 394 किलोमीटर है। आगे देखेंगे कमला। कमला जो नदी है वह महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है ये भी। और कोसी, कोसी इसका मुहाना है, ठीक है। इसकी लंबाई सही से डिस्क्राइब नहीं है, ठीक है। बिहार में जो मेन है उनकी लंबाई दे दिया गया है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग कोसी नदी। कोसी नदी जानेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है कोसी नदी, ठीक है। कोसी नदी जो है इसका उद्गम जो है गोसाई स्थान नेपाल से होता है, ठीक है। और गंगा या कुर्सेला कटिहार में जाके यह जो तो मिल जाती है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है कोसी नदी की बिहार में 260 किलोमीटर है, ओके। अगला देखेंगे हम लोग महानंदा, ठीक है। महानंदा नदी का जो उद्गम है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग ज़िले के पहाड़ी से होता है और यह गंगा में इसका मुहाना है, ठीक है, मालदा। अगला देखेंगे हम लोग कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी जो है बिहार की नदी है जो कि विंध्य श्रेणी से निकलती है और इसका मुहाना जो है गंगा, ठीक है, चौसा है जो कि चौथे स्थान पे मिलती है, ठीक है, मुहाना इसका है। अगला देखेंगे सोन नदी, ठीक है। सोन नदी के बारे में जानेंगे तो यह अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है और गंगा से मिलती है कहाँ पे, दानापुर में जाके मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग पुनपुन नदी, ठीक है। पुनपुन नदी के बारे में देखेंगे तो पुनपुन नदी झारखंड के पलामू शहर से निकलती है, पलामू से निकलती है और यह गंगा में फतुहा में मिल जाती है। फतुहा एक जगह है वहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग फाल्गु या निरंजना नदी के बारे में जानेंगे। फाल्गु या निरंजना नदी के बारे में तो ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, ठीक है, और पुनपुन नदी के साथ गंगा में मिल जाती है। मुहाना इसका जो है पुनपुन नदी के साथ में जाके गंगा नदी में मिल जाती है। आगे देखेंगे अजय नदी। अजय नदी का जो है उद्गम है जमुई, ठीक है, जमुई है और ये गंगा से मिल जाती है कहाँ पे, पश्चिम बंगाल पे जाके मिल जाती है। इसका मुहाना जो है वहाँ पे है, ठीक है, वहीं पे जाके गिरती है। जो लास्ट पॉइंट होता है वही मुहाना होता है जहाँ पे नदी जाके गिरती है। आगे देखेंगे हम लोग किऊल। किऊल नदी जो है यह हजारीबाग झारखंड से निकलती है, उद्गम स्थान है और बिहार में लखीसराय इसका जो है तो मुहाना है, ठीक है, वहीं पे जाके ये समाप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे सकरी। सकरी नदी जो है छोटा नागपुर पठार से निकलती है, उद्गम स्थान है और किऊल नदी के साथ गंगा में मिल जाती हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है तो देखेंगे गंगा नदी के बारे में। इसी तरीके से हम लोग यह सभी नदियों के बारे में अलग अलग विस्तार से थोड़ा और जानेंगे, ठीक है। ये सारी नदियाँ दी गई हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारियाँ एक्स्ट्रा दी गई हैं तो वो भी हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखेंगे। तो इसी प्रकार से कंटेंट को पाने के लिए बेहतरीन कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, कंटेंट पसंद आया है तो इसको लाइक करें। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं और देखिए आपको कंटेंट कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इससे हमको नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो अपनी राय ज़रूर व्यक्त करें कमेंट में। ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।